आप कर रही है ये देखी ना मेरे गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भी स्टार्ट कर दी। तो सेकेंड ईयर आप लोगों के में क्या पढ़ाया जा रहा है? आजकल पढ़ाए जा रहे हैं बीमारियों के बारे में, रोग। ठीक है, रोग में भी आप लोगों का जो लास्ट टॉपिक था, जो लास्ट लेक्चर था, वो था हेपेटाइटिस के ऊपर, है ना। हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा बताया था, ज्यादा नहीं बता पाए थे लास्ट लेक्चर में। तो चले आज देख लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है कि उस दिन बताया क्या था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस, ठीक है, ये बताया था कि जो हेपेटाइटिस है वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। A, B, C, D, E एंड G, ये बताया था। और हेपेटाइटिस रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है आपके विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है ना। विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है ये। और इनके विषाणु जो है, रोग जनकता जो है इनकी, जो रोग जनक है इनके, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस एंड हेपेटाइटिस जी वायरस। यही बताए थे लास्ट टाइम पर, है ना। और इन हेपेटाइटिस ए और बी सिर्फ और सिर्फ ये ही 2 इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी ये जितने भी टाइप होते हैं हेपेटाइटिस उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये ही 2 हैं। इन दोनों के बारे में भी बता दिया था। और आपको जो रह गया था वो था हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलने वाले रोग, उनकी किस रोग जनकता होती है, हमारे शरीर में वो किस तरीके से अपने प्रतिकृति बनाते हैं। ये सब चीजें रह गई हैं जो अब आपको आज पढ़नी होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हेपेटाइटिस ए और बी के बारे में बताया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैककेलम, ठीक है। मैककेलम के बारे में बताया था। व्हाट हैपेंड? हो गया? हाँ भाई, ठीक है। तो इनके बारे में किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैककेलम, उन्होंने बताया था। हेपेटाइटिस ए को हम किस नाम से जानते हैं? जनरली पीलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं।
हाँ भाई सुनो, आप क्लिक कर ले उसको। हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ आपको बताया जा रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस का जीवन चक्र। ठीक है, कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो हमारे शरीर में आकर किस तरह आता है और किस तरह से अपनी प्रतिकृति बनाता है। इट मींस वो किस तरह से रेप्लिकेट करता है खुद को, किस तरह से वो एक से बहुत ज्यादा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो कई कारणों से होता है, कारण अभी बताए जाएंगे। और पहले आप ये ध्यान दीजिए कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ मौजूद होता है, पहले भी बताया था। एक तो रक्त में मौजूद होगा और आपके वीर्य में मौजूद होगा, मतलब सीमेन में, और साथ में वेजाइनल फ्लूइड। ठीक है, इन सभी स्थानों पर मौजूद रहते हैं इसके वायरस। अब सबसे पहले होता क्या है, इसके जो वायरस होते हैं, ठीक है, वो कई कारणों से फैलते हैं। जैसे सपोज कीजिए माँ से उसके होने वाले नवजात बच्चे में, ठीक है, उससे फैल गया। अब वो फैला कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये कोई आपका हेपेटाइटिस बी वायरस बनाया है ये, ठीक है। सबसे पहले वो किसके नजदीक आएगा, आपके एनिमल सेल। एनिमल सेल कहें चाहे आप कहें पोषक, भाई पोषक कोशिका तो समझते हैं ना आप लोग। पोषक कौन होता है, जिस पर कोई भी एंटीजन हमला करता है उसे हम पोषक का नाम देते हैं। ये कोई आपकी पोषक कोशिका बनाई हुई है, ठीक है। अब ये वायरस जो है किसके नजदीक आता है, सबसे पहले उस कोशिका के नजदीक आता है। नजदीक आने के बाद अगर आप लोगों को याद हो कि जब आपको एड्स की लाइफ साइकिल बताई थी HIV की, तो उसमें बताया था, या बैक्टीरिया फेज की बताई थी, तो उसमें जो आपका कैप्सिड होता था वो बाहर रह जाता था। कैप्सिड बाहर रह जाता था, सिर्फ और सिर्फ जो उसका बैक्टीरिया फेज का वो रहता था जीनोम, वो सेल में आ जाता था, यही होता था। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आउटर कोटिंग रहती है, जो आवरण रहता है, वो उसका बाहर रह जाएगा। क्या क्या एंट्री करेगा आपके पोषक कोशिका में, पोषक कोशिका में प्रवेश करता है एक तो इस वायरस का जीनोम, जीनोम समझते हैं ना, इसका DNA RNA, ठीक है, एक तो वो प्रवेश करेगा, और उसका न्यूक्लियो कैप्सिड आवरण, ठीक है, ये प्रवेश करते हैं इसमें। इसमें ये है आपकी कोशिका। कोशिका में भी ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव्य में ये प्रवेश कर चुके हैं आपके इसके वायरस के जीनोम और न्यूक्लियोकैप्सिड। फिर ये प्रवेश करते हैं इस केंद्रक में, ये बनाया है आपका केंद्रक। अब भाई केंद्रक है, केंद्रक है अगर सेकेंड ईयर, तो जाहिर सी बात है केंद्रक झिल्ली भी मौजूद होगी केंद्रक के ऊपर। तो भाई हम अगर बात करते हैं अपने ह्यूमंस की, अगर हम लोग अपनी बात करें इंसानों की, तो इंसानों में तो भाई यूकैरियोटिक है सब। यूकैरियोटिक में अगर केंद्रक है तो उसके ऊपर एक झिल्ली भी मौजूद होगी, है ना। तो सबसे पहले ये आके चिपकता है इस कोशिका की झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से आके चिपक जाता है इस मेम्ब्रेन से। उसके बाद चिपकने के बाद इसका जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है ये बाहर साइटोप्लाज्म में रह जाता है, ठीक है। ठीक है, कहाँ रह जाएगा, कोशिका द्रव्य में रह जाएगा। केंद्रक में क्या चीज प्रवेश करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ये DNA RNA जो है, ठीक है, इसका जीनोम जो है वो यहाँ पे केंद्रक में प्रवेश कर गया। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो DNA है वो होता है आपका dsDNA। dsDNA का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। ये इंग्लिश में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपकी पूरी जो आप देखेंगे ये साइकिल, इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं जनरली वो इंग्लिश में लिखे होते हैं, ठीक है। वैसे मैं हिंदी में बता देती हूँ, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA मौजूद होता है, मतलब इसमें जो स्ट्रैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल। ये तो हम सबको पता रहते हैं, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो किस में बदल जाता है, ट्रिपल C DNA में।
किसमें बदल जाता है? ट्रिपल सी डीएनए में। तो चले पहले ये जान लेते हैं ट्रिपल सी डीएनए क्या होता है। मैम क्लिक कर लो तो मैं लेके जाऊंगी। अच्छा, ट्रिपल सी डीएनए का मतलब होता है कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इसे अगर हम हिंदी में बताएं तो ये होता है आपका कोवैलेंटली बंद, ठीक है, बंद वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में इसलिए बताया गया है क्योंकि इसे हम इंग्लिश में ट्रिपल सी डीएनए ही लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में अगर आपको बताऊं, ये होता है आपका कोवैलेंटली बंद प्रकार का सर्कुलर मतलब वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझने में तकलीफ होगी, तो इस तकलीफ से बचने के लिए ही मैंने यहाँ पर इसको हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश में लिखा है कि यहाँ पे जो आपका डीएनए जो था वायरस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें बदल जाता है? आपका ट्रिपल सी डीएनए में। ट्रिपल सी डीएनए का मतलब होता है यहाँ पर ये देखें आप, ठीक है, ये वृत्ताकार शेप में आ जाता है। अब इस डीएनए का, इस जीनोम का ट्रिपल सी डीएनए में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपकी जीनोम रिपेयर। क्या कहलाती है? जीनोम रिपेयर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देते हैं, जब आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का जो जीनोम था वो किसमें प्रवेश करता है? आपके केंद्रक में। तो केंद्रक में प्रवेश करने के बाद किसका निर्माण करता है? ट्रिपल सी डीएनए का। ठीक है, ये डीएनए, अब इस डीएनए से ट्रिपल सी डीएनए की बनने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? जीनोम रिपेयर। अब इस जीनोम रिपेयर होने के लिए भी क्या करते हैं हम? एक तो लाइगेशन की प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है, कोवैलेंटली लाइगेशन की प्रोसेस होती है। लाइगेशन का मतलब होता है किन्हीं दो अणुओं का जुड़ना, इसमें एंजाइमेटिक क्रिया होती है, मतलब इसमें एंजाइम्स भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में, और उसमें जो आपका अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन का जो निर्माण होगा, ठीक है, वो किस बंध के द्वारा, किस बॉन्ड के द्वारा होता है? वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। इसीलिए इसे हम नाम क्या देते हैं? कोवैलेंटली लाइगेशन। तो इस प्रक्रिया में एक तो कोवैलेंटली लाइगेशन की प्रोसेस होती है, साथ में जो आपका 5 टर्मिनल होता है या 5 प्राइम जो होता है, ठीक है, वो हट जाता है। क्या हो जाता है? वो हट जाता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है किसमें? आपके जीनोम रिपेयर में। ठीक है क्लास, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब होता क्या है इसमें आगे? केंद्रक में ही, यहाँ बात अभी केंद्रक की चल रही है, अभी हम कोशिका द्रव्य में नहीं पहुंचे, अभी हम केंद्रक में हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिपल सी डीएनए है, ठीक है, ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपका पीजीआरएनए। क्या बनाता है? आपका पीजीआरएनए बनाता है। और आपके इसमें मतलब केंद्रक में क्या मौजूद रहते हैं? आपके एमआरएनए प्रेजेंट रहते हैं। ये तो आपने टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ा होगा जब फर्स्ट ईयर में, और बॉटनी में भी पढ़ाया जाता है, जूलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, तो टाइप्स आते हैं उसमें, है ना। तो आपने पढ़ा होगा एमआरएनए कहाँ मौजूद रहता है, टीआरएनए कहाँ मौजूद रहता है, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीआरएनए का निर्माण कौन करता है? ट्रिपल सी डीएनए करता है। अब जनरली होता क्या है इसमें? होगी अब अनुलेखन की प्रोसेस। अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ी होगी, मतलब प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का बनना, जो जनरली फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है आपको सेकंड पेपर में साइटोलॉजी में, है ना, और बॉटनी में भी पढ़ाया जाता है। तो साइटोलॉजी में पढ़ाया होगा प्रोटीन सिंथेसिस की ये प्रोसेस, कि हमेशा प्रोटीन का निर्माण जो है वो
दो उसमें होता है फेज में, पहला होता है आपका अनुलेखन, दूसरा आपका अनुवाद, यही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया होगी, मतलब यहाँ पर आपका क्या बनेगा, प्रोटीन निर्माण होगा। प्रोटीन निर्माण आपका अनुलेखन की प्रोसेस होती है आपकी किसमें, आपके केंद्रक के अंदर, ठीक है, जिसमें आपके आरएनए से डीएनए बनता है, सबको पता है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो आपके पीजीआरएनए और एमआरएनए है, ये अनुवाद की प्रक्रिया के लिए कहाँ निकल आते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ लिखा है कोशिका द्रव्य, ठीक है, कहाँ आ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है आपका एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए पर अनुवाद की प्रक्रिया में क्या जाके जुड़ जाते हैं, उस पर आपके राइबोसोम, क्या आके जुड़ जाते हैं, राइबोसोम जुड़ जाते हैं। राइबोसोम भी, अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम अपनी बात कर रहे हैं, मानवों की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक है ये कोशिका, कैसी है, यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम मौजूद रहता है, तो इसमें राइबोसोम होता है एटीएस, सभी को पता है ये, ठीक है। आपको इसलिए बताया जाता है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं वो एक बार थोड़ा जान ले थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत से बच्चों को जनरली पता भी होगा। ये एटीएस टाइप जो होती है उसकी भी 2 सब यूनिट होती है, एक छोटी और एक बड़ी, मतलब ये छोटी है 40S और 60S बड़ी, ठीक है। वही चीज यहाँ आपको देखने को मिल रही है, ये है आपकी छोटी सब यूनिट, ये है आपकी बड़ी सब यूनिट, है ना। तो चले यहाँ पर आकर क्या जुड़ गया, आपके राइबोसोम जुड़ गए, क्योंकि हमेशा अगर आपने पढ़ा होगा इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस में हमेशा बताया जाता है कि जब तक प्रोटीन निर्माण नहीं हो या फिर इनका काम ना हो जुड़ने के लिए, तब तक ये कभी भी इस तरह जुड़ते नहीं है, ये कभी नहीं जुड़ते, ये हमेशा साइटोप्लाज्म में बिखरी अवस्था में मौजूद रहते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए क्या एमआरएनए था, एमआरएनए पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, कोड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके अनुसार यहाँ पर आकर क्या जुड़ता है, आपका टीआरएनए जुड़ता है। टीआरएनए पे एंटीकोडोन मौजूद रहते हैं जो आगे क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं, वो अलग बात है। चलिए हम प्रोटीन निर्माण नहीं पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई पहले तो केंद्रक के अंदर अनुलेखन, कोशिका द्रव्य में अनुवाद की प्रक्रिया हुई, तो इसकी वजह से अनुवाद की प्रक्रिया की वजह से क्या बनेंगे, प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण हो गया यहाँ पर, ठीक है। पीजीआरएनए ऑलरेडी मौजूद था, पहली बात तो ये, सेकंड ईयर कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। चले पीजीआरएनए हम लोग पहले से बना चुके थे, ये देखिए ट्रिपल सी आरएनए डीएनए ने बनाया ही था ये, है ना। तो देखिए अब इसकी वजह से हुआ क्या, एक तो पीजीआरएनए था, प्रोटीन और हो गया, इसकी वजह से हमारे पास एक तो इसका जीनोम, जीनोम, लेकिन जीनोम भी कैसा है, पीजीआरएनए है, भी जस्ट आरएनए है, ठीक है। यहाँ पर आरएनए मौजूद है और थोड़ा सा यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया इसकी न्यूक्लियोकैप्सिड का निर्माण, यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हुआ है, न्यूक्लियोकैप्सिड का निर्माण होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर अभी कोशिका द्रव्य में। उसके बाद क्या होता है, इस पर ये इस प्रकार की प्रोसेस पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जनरली होता क्या है, ये आप लोगों को HIV के टाइम पर बताया था। कहाँ बताऊँ, यहाँ बता दूँ। अगर आप लोगों को याद हो कि जब HIV का वो बताया था तो इस टाइप से बताया था कि आरएनए के 2 अणु होते हैं जिन पर क्या मौजूद रहते हैं, आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद रहते हैं, जो क्या काम करते हैं, आपके इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते थे। यही तो बताया था HIV के टाइम पर, बस सेम प्रोसेस यहाँ होगी। अब प्रोसेस कैसे होगी वो भी जरा देख लें आप। यहाँ पर आपका पीजीआरएनए था, ठीक है। अब इस पीजीआरएनए में किसने काम किया, आपका ये न्यूक्लियोकैप्सिड भी है, जीनोम भी है, एक एंजाइम ने जिसका क्या नाम था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इस ट्रांसक्रिप्टेज ने किया इस एंजाइम ने, इसने इस पीजीआरएनए को, मैं यहाँ पीजीआरएनए ना बोलकर यहाँ मैं बोल रही हूँ जस्ट एक आरएनए,
ठीक है, इसने इस आरएनए को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डीएनए में। ये तो काम होता है, अभी बताया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मेन फंक्शन क्या होता है, वो आपके आरएनए को डीएनए में बदल देता है। ठीक है, इसने यहाँ से इसको डीएनए में बदल दिया। चले यहाँ पर बन गया आपका, लीजिए डीएनए। चलिए ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड तो बन ही रहा है। अब जनरली होता क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने यहाँ पर थोड़े डॉट डॉट बनाए हैं, ये है ना। एक्चुअली इसके न्यूक्लियोकैप्सिड पर कुछ बहुत स्पेशल प्रकार की प्रोटीन जुड़ी रहती हैं। आपने अगर जनरली एक स्ट्रक्चर पढ़ा हो किसी भी वायरस का, तो उस पर प्रोटीन मौजूद रहती है। आपने HIV का पढ़ाया था हम लोगों ने, है ना। 2 प्रकार की प्रोटीन बताई थी ना, 17 एंड 24। चले, तो ये जो विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है, इनका निर्माण आपकी गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। एक बार फिर अपनी बात को दोहरा देते हैं यहाँ पर, इन पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित रहती है, जिनका संश्लेषण कौन करता है, कौन बनाता है उस प्रोटीन को, एक तो गोल्जी बॉडी और एक ER, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी बॉडी ये किसका निर्माण करती हैं, आपके इन विशेष प्रकार की प्रोटीन का, जो किस पर आके जुड़ जाती हैं, आपके इस HBV के ऊपर। ठीक है, मैम जरा वो निकालिए चैट वैट, किसी की परेशानी तो नहीं आई तो निकाल के आता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, यहाँ पर ये जुड़ चुकी है इन दोनों के द्वारा बनाई हुई जितनी भी ये प्रोटीन्स थी। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में यहाँ से एरो हटाकर यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, इस पर एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, जरूर सुना होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस जब पढ़ाया जाता है आपको को इसकी झिल्ली के बारे में, पूरा आपकी सेल होती है उसमें पढ़ाया जाता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो इन पर काम करती है एक प्रक्रिया जिसका नाम है एक्सोसाइटोसिस। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जनरली, एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया में होता क्या है। एक्सोसाइटोसिस में आपके जो एंटीजन होते हैं, मैं यहाँ पर इस वायरस को एक एंटीजन का नाम दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया इम्यूनोलॉजी अब, इसलिए। तो ये जो एंटीजन है आपका, वो इस एक्सोसाइटोसिस की वजह से इस कोशिका से बाहर आ जाता है। तो कोई भी एंटीजन अगर कोशिका से बाहर आने की जो प्रक्रिया होती है, वो किस में जाती है, आपकी एक्सोसाइटोसिस में। नाम से पता चल रहा है एक्सोसाइटोसिस। साइट मीन किसी कोशिका से बाहर, एक्सो मीन बाहर, साइटो मीन कोशिका, कोशिका से बाहर आने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, एक्सोसाइटोसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो हेपेटाइटिस बी वायरस था, वो आपके इस पोषक कोशिका से बाहर आ जाता है रेप्लिकेट करके। यहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस हुई थी बकायदा, देखें आप। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, ये रहा एक वायरस, यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रकार के वो बताए हैं मैंने वायरस। ठीक है, ये दोनों वायरस। ठीक है, यहाँ पर अब ये क्या करेंगे, ये आपके या तो ब्लड में मौजूद हो जाएंगे, या फिर आपके सीमे में मौजूद हो जाएंगे, या फिर आपके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं अंदर, उसमें जाकर ये घुल जाएंगे। क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, सीधे रक्त में। रक्त मतलब खून में। यहाँ से ये एक्सोसाइटोसिस की जब प्रोसेस होगी तो कहाँ जाएंगे, सीधे खून में जाएंगे, और खून के थ्रू कहीं पर भी माइग्रेट कर जाए, कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, किसी को परेशानी है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है। नहीं, सबको क्लियर हो गया लगता है एक बार में। हाँ, एक्चुअली मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई है अभी तक, मैं कोशिश कर रही थी, शायद आप लोग मुझसे पूछेंगे, चलो बता देती हूँ, आप लोग तो पूछेंगे नहीं, ये हटा देती हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है PgRNA के बारे में, देखें ये PgRNA, किसी का कमेंट ही नहीं आया PgRNA होता क्या है। भाई PgRNA जो होता है उसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है प्री
जीनो आरएनए, ठीक है, प्री जीनो आरएनए होता है ये, ठीक है क्लास। तो चलो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपका हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो किसी प्रकार से संचरण हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है, जिसमें एक कारण जो मैंने लिया था वो है किसी माँ से उसके होने वाले बच्चे में या नवजात बच्चे में हो सकता है इजीली। अब उसमें होगा क्या, ये आपके जो माँ थे, ठीक है, मदर से बच्चे की कोशिका की तरफ जाएंगे इसके विषाणु, ठीक है, विषाणु जाएंगे सबसे पहले ये उस बच्चे की जो कोशिका होगी, ठीक है, उसके नजदीक आएंगे और इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या चीज जाएगा, ये देखिए आउटर कोट जो रहता है, ठीक है। अच्छा सेकेंड ईयर पहले तो रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज।